गुड इवनिंग एवरीवन। सालसन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फिज़िकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया था और फिज़िकल ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है पाट क्षेत्र, यानी झारखंड का पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम लोग आज कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाट क्षेत्र को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो क्षेत्र है किस प्रकार से ये उत्थान हुआ है। आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कलर के हिसाब से। देखिए, जो कलर जितना डीप होगा है ना, वो उतना ज़्यादा ऊंचा या नीचा होगा, है ना। जैसे ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर जितना डीप है, जैसे मान लीजिए पाट क्षेत्र वाला इस ईयर वाला रीजन है ना, तो ये जो पाट क्षेत्र रीजन है, तो ये रीजन आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा ब्राउन लग रहा है, ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। उसके बाद ये वाला सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये दोनों, है ना। उसके बाद ये सारा क्षेत्र है ना। फिर उसके बाद ये हरा है, जो ये वाला जितना हरा है वो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो आप इसको मैप में थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, जहाँ डीप ब्राउन रहेगा मतलब वो ऊंचा है, और उससे थोड़ा कम लाइट ब्राउन है मतलब कम ऊंचा वाला क्षेत्र। और उसी तरह से सेम ग्रीन में भी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है इसका मतलब क्या है, वो लगभग प्लेन है एकदम। लेकिन आप इस वाले इलाके में कहीं कहीं देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा येलो टाइप का दिख रहा है, तो ये क्या पठारी क्षेत्र है, थोड़ा सा प्लेन भी है लेकिन पठारी क्षेत्र है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि झारखंड का जो भौगोलिक संरचना है वो निर्माण कैसे हुआ है। आपको ये पता होगा कि झारखंड प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। इसका मतलब जब निर्माण हुआ होगा उस समय, तो झारखंड का जो भूमि होगा, ये पूरा भूमि है, पूरा लगभग क्या है हमारा, एक पूरा समतल भूमि था। ठीक है, ये पूरा पूरा समतल था, मतलब आप अभी कुछ इमेजिन कीजिए कि पूरा पूरा लगभग प्लेन है पूरा, ना तो कोई इसमें पाट क्षेत्र है, ना तो रांची का पठार है, ना तो फिर हजारीबाग का पठार है, ना भ्रन दामोदर भ्रंश घाटी है। सारा का सारा चीज़ क्या है, लगभग प्लेन था, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद अगली घटना क्या हुई उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि हिमालय की 3 श्रेणी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय हिमालय की 3 श्रेणियों के उत्थान के दौरान, है ना, उसका प्रभाव झारखंड के क्षेत्र में पड़ा। जब भारत के महान हिमालय का उत्थान हुआ, तो महान हिमालय का उत्थान हुआ, तब हमारा जो ये जो रीजन आप देखेंगे कि जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र भी लगभग 1000 फीट ऊपर उठा। कितना है, 1000 फीट ऊपर उठा पहला उत्थान में। महान हिमालय का उत्थान हुआ, तो महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय के साथ साथ किसका अपलिपमेंट हुआ, ये पार्ट रीजन का हो गया। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेटर हिमालय जब उत्थान हुआ, उसी कारण क्या हो गया, हमारा झारखंड का पश्चिमी भाग में उत्थान हुआ। कितना, 1000 फीट हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला का रखना। फिर दूसरा क्या हो गया, लेसर हिमालय, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं लघुत्तर हिमालय। लघुत्तर हिमालय के दौरान झारखंड का किस क्षेत्र में उठा हुआ है, तो झारखंड में आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे पहला जो पार्ट है, देखना लेसर हिमालय या लघु हिमालय का जब उत्थान हुआ, तो पहला आप देखेंगे पाट क्षेत्र में 1000 फीट का हुआ, है ना। तो पाट रीजन में 1000 फीट का हुआ। ठीक है, दूसरा, और ये जो है रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, रांची और हजारीबाग का पठार, इसमें भी हमारा 1000 फीट का अपलिपमेंट हुआ, उत्थान हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लघुत्तर हिमालय के उत्थान के दौरान अब जो है पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितनी हो गई, टोटल 2000 फीट हो गई, है ना। इसमें कितना हो गई, पहले 1000 था, महान हिमालय के दौरान 1000 फीट हुआ था, और अभी लेसर हिमालय का जब उत्थान हुआ तब 1000 और ऊपर उठ गया। इसका मतलब का टोटल कितना हो गया, 2000। और ये रांची और हजारीबाग का पठार का कितना होगा टोटल हाइट, 1000 हो गया। ठीक है, अभी इस समय देखिए, जो लघु हिमालय का जब उत्थान हुआ, इस दौरान जो ये बाहरी क्षेत्र है ना, इन बाहरी क्षेत्रों में कोई उत्थान नहीं हुआ है ना। आपको ध्यान सिर्फ यही वाला हुआ है। ठीक है, अब देखना आपको, अब जब तीसरा उत्थान हुआ, जब शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ, शिवालिक श्रेणी का उत्थान झारखंड का जो बाहरी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा, है ना। तो शिवालिक श्रेणी के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव झारखंड के बाहरी क्षेत्रों में पड़ा। बाहरी क्षेत्रों में मतलब आप ये देखेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा रीजन है, आप यहाँ से यहाँ तक ये जो इलाका दिख रहा है, और ये वाला आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो शिवालिक के दौरान उत्तरी बाह्य पठार लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है, और ये भी 1000 फीट उठ गया। साथ ही साथ इसके साथ साथ ये भी 1000 उठा, ये दोनों मतलब रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, ये भी 1000 उठा, और पाट क्षेत्र भी 1000 उठा। इसका मतलब तीनों उत्थान के बाद मतलब लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी उत्थान के बाद फाइनली लगभग
3000 के आसपास, 3000 या 3600 के फीट के आसपास पाट क्षेत्र की ऊंचाई हो गई। ठीक है, इसी तरह से रांची और हजारीबाग का कितना हो गया, लगभग 2000 फीट हो गया, है ना। और बाह्य पठार का कितना हो जाएगा, 1000 फीट हो जाएगा, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी जाके आपको सारा कुछ समझ में आएगा, इसके बिना फिर अब समझ में नहीं आएगा ना। इसका मतलब अभी वर्तमान में जो पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना है, 3000 से लेकर 3600 फीट तक है ना। और रांची हजारीबाग कितना है, 2000 फीट, है ना। और मीटर में बोलेंगे 600 मीटर, है ना। और बाह्य पठार का मतलब बाहर वाला रीजन का, इन दोनों रीजन का कितना है, ये 1000 फीट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं पाट क्षेत्र में, तब आपको समझ में आएगा घटनाक्रम। तो एक एक चीज़ सीक्वेंस से आप जानेंगे तभी जाके पूरा आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। देखिए पाट क्षेत्र को हम लोग जूम कर लेते हैं। ये पाट क्षेत्र मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए पाट क्षेत्र में क्या है, तो पाट क्षेत्र आप जो देखेंगे, आप इसका विस्तार, आप ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, हमारा पाट क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सबसे पहला सवाल आपको हम लोग फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल करेंगे, ताकि हम लोग सारा क्वेश्चन, क्योंकि पीसीएस लेवल का है तो थोड़ा आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कक्षपाल का पढ़ेंगे या फिर जेएसएससी के लिए पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान रखना है। देखिए तो पहला आपको देखना है कि पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहला देखना है मीनिंग, है ना। देखिए मैं नोट्स में नहीं दे रहा हूँ, नोट्स तो आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, है ना। आप कोई भी बुक ले लीजिए, झारखंड का कोई भी बुक लीजिए, आप उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ होगा, है ना। बात चीज़ें क्या है ना, मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आसानी से आप कर सकते हैं, याद आसानी से होगा आपको, है ना। और वो चीज़ों को तारतम्यता आप जोड़ सकते हैं, लिंकेज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको आसानी से हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी नोट्स में बताऊँगा ना, बस अब आप इसमें से आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स अपने पास पेन और कॉपी रख लीजिए और नोट्स बनाते रहिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पाठ क्षेत्र का, तो हेडिंग दे दीजिएगा कौन सा है, पाठ क्षेत्र या पाठ रीजन, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पाठ रीजन क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, इसका अर्थ, है ना। तो पाठ को, इसको पाठ क्यों बोला गया, देखिए पाठ का अर्थ सपाट से आया है या फिर समतल, इसका मतलब होता है समतल भूमि, है ना। अब लोग इसमें समतल का मतलब समझ लेते हैं कि समतल मतलब ये पाठ क्षेत्र समतल है, नहीं, ये समतल नहीं है। क्योंकि देखिए ये चूंकि पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र फिर समतल कैसे हो जाएगा। पठार का मतलब क्या होता है, पठार के मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि, है ना, ऐसी भूमि जो आसपास से ऊंचा उठा हुआ हो, है ना, जो आसपास से ऊंचा उठा हुआ हो, और जो ऊपर क्या है समतल होना चाहिए, उसे पाठ बोला जाता है। ये पाठ क्या, ये पठार बोला जाता है। तो पठार बोला जाता है ये, तो पाठ क्षेत्र क्या है, एक पठार है। फिर इसे समतल भूमि हम लोग क्यों बोला जा रहा है, समतल भूमि बोला जा रहा है, लेकिन ये मैदान नहीं है, ध्यान रखना है, समतल भूमि है तो मैदान। ये तो ये जो दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, क्यों ऐसा हो गया, इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए जो पाठ है ना, तो पाठ जो लोग हैं, जो मान लीजिए यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं इन क्षेत्र में, जो पाठ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये महसूस हो रहा है कि नहीं, ये जो ऊपर की भूमि है ये एक समतल है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़ा रहेंगे ना, मतलब रांची के पठार में खड़ा रहेगा कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसको दिखाई मिलेगा कि नहीं ये ऊँचा है ना, ये वाला ऊँचा है। कैसे, मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए ये बना लिए, कौन सा है, ये है पाठ क्षेत्र, ये है देखिए, ये मान लीजिए पाठ रीजन है ना, ये पाठ क्षेत्र, ये रांची हजारीबाग का पठार, और ये हो जाएगा कौन सा, ये बाह्य पठार, है ना, एक्सटर्नल प्लेट्यूज, है ना, ये ध्यान रखना है, तीन चीज़ें। इसका कितना हो जाएगा, लगभग 3000 फीट है, तो ये सबसे ऊंचा हो जाएगा। ये 2000 फीट है और ये 1000 फीट है। तो आप जो व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे खड़ा होगा, है ना, जो व्यक्ति खड़ा होगा यहाँ पे, तो उसके अनुसार तो ये क्या लगेगा, ये तो पठार है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा ना, तो उसके हिसाब से क्या लगेगा, ये भाई तो ज़मीन समतल है। तो जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके हिसाब से ये क्या है, समतल है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, एक पठार है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है, पठार, आपको ध्यान रखना, तो पठारी क्षेत्र है, तो इसलिए इसको पाठ बोला गया। तो पाठ का सिंपल सा मीनिंग होता है समतल भूमि है, ठीक है, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इसकी आकृति कैसी है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आकृति। तो पाठ क्षेत्र का आकृति कैसा है, तो आकृति आप देखेंगे एक त्रिभुजाकार आकृति है, त्रिभुज की आकृति है, कैसे है,
देखिए ये इसका आधार, त्रिभुज का एक आधार होता है, ये आधार कहाँ हो गया, उत्तर दिशा में इसका आधार है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पाठ क्षेत्र की इसका, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए इसकी दो भुजाएं इधर है, तो इसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष कहाँ पे, दक्षिण की ओर है। ये एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यही सब क्या होगा ना, एमसीक्यूज में के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो पाठ क्षेत्र है, पाठ क्षेत्र की आकृति त्रिभुज के आकार का है, जिसका आधार उत्तर की ओर है और इसका शीर्ष क्या है, दक्षिण की ओर है, या नुकीला भाग दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे इसमें ध्यान रखना। अब सोच के देखिए ना, अभी मैंने बताया कि ये पाठ क्षेत्र है ना, और इसके बगल में क्या है, रांची हजारे का पठार। इसका मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा होगा तो ये तो एकदम दीवार की तरह लग रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, जो ये रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दीवार की तरह खड़ा है ना। तो ये रांची का पठार है और ये क्या है, पाठ क्षेत्र का किनारा है। तो पाठ क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी किनारा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाठ क्षेत्र का स्कार्पमेंट, है ना, या फिर ईस्टर्न स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई पठार का कोई किनारा है ना, खड़ा सीधा ढालो या खड़ा ढालो, तो उसी को बोला जाता है स्कार्पमेंट। तो ये जो आपको मैप में दिख रहा होगा, देखिए, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा यहाँ से, है ना, ये वाला स्कार्पमेंट है। इसको बोला जाता है पूर्वी स्कार्पमेंट या पाठ क्षेत्र का स्कार्पमेंट होगा। अब ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसमें डिटेल में, क्योंकि देखिए अब ये मान लीजिए खड़ा ढाल होगा, है ना। इसको मैं मैप में 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये खड़ा ढाल है। अब मान लीजिए कोई नदी यहाँ से नीचे गिरेगी तो यहाँ जलप्रपात बनाएगी। तो जहाँ जहाँ स्कार्पमेंट होगा ना, उन रीजन में क्या होगा, आपको जलप्रपात मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि रांची के चारों ओर बहुत ज़्यादा जलप्रपात है। कारण क्या है, क्योंकि रांची का चारों ओर क्या है, स्कार्पमेंट है। स्कार्पमेंट होगा तो आपको क्या होगा, इन चारों ओर क्या हो, जलप्रपात मिलेगा। सारे जलप्रपात आपको किनारे मिलेंगे, बीच में बहुत कम मिलेंगे आपको। वो कैसा है मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। इसलिए याद रखिएगा ये स्कार्पमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है ना। स्कार्पमेंट के कारण ही क्या होगा इस क्षेत्र में, और ये जहाँ जहाँ स्कार्पमेंट है वहाँ खनिज वाला क्षेत्र भी है। खनिज वाला क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या है, ये जो क्षेत्र है जलप्रपात के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये एक तरफ से ये जो स्कार्पमेंट है, आप देखेंगे ये जल विभाजक या वाटर डिवाइड का काम करता है। मतलब यहाँ से अलग नदी, यहाँ से पश्चिम की ओर अलग नदी होगी, पूरब की ओर अलग नदी होगी, है ना। इसलिए एक जल विभाजक भी है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे आप देखिए ये वाला चीज़। अच्छा रुकिए, थोड़ी देर में हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आकृति कैसा, पहला हो गया अर्थ, दूसरा हो गया आकृति हो गया ना। अब तीसरा बात हम लोग आते हैं इसकी ऊंचाई में, है ना। तो ऊंचाई हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊंचाई है ना 3000 से लेके 3600 फीट तक, 3000 से लेके 3600 फीट, या मीटर में यदि इसको बदलना चाहेंगे तो कितना है, 900 से लेकर 1100 मीटर, है ना। तो अब दोनों आपको याद रखना है कि 3000 से लेकर 3600 फीट हो जाएगा और 900 से लेकर 1100 मीटर, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये ऊंचाई हो गया। अब ऊंचाई का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग वो बाद में आएंगे, है ना। अब देखिए इसकी ऊंचाई, आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक ऊंचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा पाट क्षेत्र हो जाएगा, है ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होगा जाएगा, तब तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो आपको आंसर चेंज हो जाएगा। तब उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, उसका आंसर पारसनाथ होगा। ठीक है, देखिए पारसनाथ कहाँ पे है, इस वाले इलाके में है पारसनाथ। अभी देखना चाहेंगे तो पारसनाथ यहाँ पे है, ये लालपन यहाँ देख रहे हैं, इधर कहाँ गया, ये वाला रीजन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पारसनाथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसमें आएंगे बाद में। ठीक है, तो एक सवाल आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र तो पारसनाथ है ना। और पारसनाथ में भी कौन सा है पहाड़ी है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, समेत शिखर। लेकिन जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो तो ऊंचा बिंदु हो गया, और ऊंचा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, वो पाट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस ऊंचाई का एप्लीकेशन क्या है, देखिए हाइट के हिसाब से बहुत कुछ बदलता है। आपको पता होगा, आप यदि पढ़े होंगे ज्योग्राफी, कि हाइट के हिसाब से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बढ़ने पर, है ना, पर किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी आती है। 6.5 डिग्री टेम्परेचर में कमी आती है। इसका मतलब क्या होगा, आप जाएंगे तो जो मान लीजिए रांची पठार का जो तापमान होगा और जो पाट क्षेत्र का जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप बिंदु का जो तापमान होगा उसमें अंतर होगा। इसलिए आप देखेंगे सबसे ठंडा क्षेत्र कहाँ पे है, सबसे ठंडा क्षेत्र लातेहार, ये सॉरी नेतरहाट में है। देखिए यहाँ पे है ना। इसकी ऊंचाई 1071 फीट है।
तो आपको ये ऊंचाई भी इसको याद रखना है। तो लातेहार के नेतरहाट में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया झारखंड में। क्यों? क्योंकि ऊंचाई है, सघन वन है। तो एक तो कारण हो गया ऊंचाई हो गया, दूसरा कारण सघन वन है। तो ये सारा कारण भी आपको याद रखना है, क्योंकि कारण भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि नेतरहाट को सबसे ठंडा पॉइंट, सबसे ठंडा बिंदु क्यों है, तो आपको कारण बताना है। हाइट हो जाएगा प्लस उसका सघन वन के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट का एप्लीकेशन है। हर एक चीज़ का मैं बताता हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी चीज़ है उसका एप्लीकेशन है, उसका उपयोग है। तो हाइट के हिसाब से बदल गया। अब बताइए कि जो हाइट बदल गया, इसलिए यहाँ का जो वनस्पति, यहाँ का जो फसल होगा वो सारा बदल जाएगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे आप देखते होंगे कि नेतरहाट वाले रीजन में नाशपाती की खेती की जाती है ना। तो नाशपाती ठंडा वाला थोड़ा सा, तो फलों का जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, जैसे हिमाचल में सेब की खेती होती है ना। जम्मू कश्मीर में भी सेब की खेती होती है। कारण क्या है? ठंडा वाला रीजन है। जहाँ ठंडा वाला क्षेत्र होगा, ठंडा तुलनात्मक रूप से ठंडा होगा, उन क्षेत्रों में फलों का उत्पादन में वृद्धि होती है, या फल का उत्पादन अधिक होता है। इसलिए आप इस क्षेत्र में देखेंगे नाशपाती के बागान आपको मिलेगा। जो लोग नेतरहाट घूमने गए होंगे उनको पता होगा, है ना। अब इसी हिसाब से वनस्पति बदल जाएगा हाइट के हिसाब से भी। तो आपको चीड़ देवदार वाला पेड़ मिलना चालू हो जाएगा, कुछ कुछ, है ना, चीड़ वाला, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा वो शंकुधारी टाइप का वन मिलेगा, उस टाइप का नहीं जो हिमालय में है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मिल जाएंगे आपको, शंकुधारी वन मिलेगा, है ना। को ध्यान रखना पड़ता है। ये आपको हाइट का हो गया, पहला हो गया। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। दूसरा आकृति के बारे में हो गया, और तीसरा उसका विस्तार के बारे में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका? विस्तार, मतलब इसका विस्तार कहाँ तक है, पाठ क्षेत्र का विस्तार कहाँ पे है। तो विस्तार में आप देखेंगे तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, गुलाल से याद रख लीजिए। गुलाल से इसको याद रखने का तरीका क्या है? गुलाल, है ना। तो गुमला, लातेहार और लोहरदगा, ये इसका पाठ क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, देखिए ये जो रीजन आप देख रहे होंगे, ये हमारा कौन सा है? आप मैप में ध्यान से देखिएगा तो ये ब्लैक कलर का डॉट डॉट दिया होगा, है ना, ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर क्या है ना, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है ना। ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है, और यहाँ से आप ये लातेहार वाला है, और नीचे वाला आप देखेंगे इधर वाला है, ये गुमला वाला है, और ये कौन सा है? लोहरदगा वाला है। तो आप ये बाउंड्री के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा कौन सा हमारा? गुमला, ये लातेहार, ये लोहरदगा। तो इन तीनों जिलों में विस्तार है, विस्तृत है। थोड़ा पार्ट आप देखेंगे इधर हमारा तो गढ़वा में भी आता है, लेकिन हम लोग मूल रूप से सिर्फ मुख्यतः इसी को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पाठ क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः, मेनली, है ना, तो आपको ध्यान रखना ये तीन आपको होगा। लेकिन इसके अलावा विस्तार है आपको, है ना, कहाँ कहाँ आप गढ़वा वाले रीजन में जाएंगे तो थोड़ा आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस वाले रीजन आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा पलामू में भी इसका विस्तार है ना। क्योंकि एक पहाड़ है, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सर्वत पहाड़। देखिए इस पहाड़ के बारे में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सर्वत पहाड़ देख रहे हैं ना आप, ये गढ़वा में है। तो पूछा गया कि पाट क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? वो सर्वत पहाड़ है। ये कहाँ पे है? गढ़वा में है। तो ये गढ़वा में कहाँ पे आपको? इस वाले रीजन में आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि पाट क्षेत्र का विस्तार गढ़वा में भी है। हाँ, गढ़वा में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये हो गया विस्तार के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि इसकी एक और बोला जाता है आकृति के बारे में कि अच्छा, भूगर्भिक संरचना में हम लोग उसमें करते हैं। देखिए भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है ना। भूगर्भिक संरचना मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई पाट क्षेत्र की। तो आपको पता होगा कि जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र जो मूल रूप से है, इसका निर्माण कब हुआ था। अब इसी के साथ आप इधर जाएंगे, आप इसके पश्चिम भाग में, तो भारत के मानचित्र में याद करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है ना। और आप यदि ये मान लीजिए, मैं बना ही देता हूँ, लीजिए, है ना, ये आपको ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है ना, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत है। और इस वाले क्षेत्र में लावा का उद्गार हुआ, है ना। और लावा का उद्गार होने के कारण ये जो पूरा क्षेत्र लावा वाला क्षेत्र बना हुआ है, देख रहे कि नहीं। ये पूरा क्षेत्र दक्कन का पठार है, ये पूरा दक्कन का पठार है, और झारखंड कहीं यहीं पे है, ये वाला झारखंड है। तो इसका पश्चिमी क्षेत्र में भी लावा का विस्तार हुआ है। समझ में आ रहा बात को? इसका मतलब देखिए, सीक्वेंस को समझाना है कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले झारखंड क्या था? मैदान था, प्लेन, है ना। ये कब था? ये कब की मैं बात कर रहा हूँ?
जब मतलब मैदान का मतलब क्या था, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, है ना। जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उस समय ये गोंडवाना भूमि का भाग था। और गोंडवाना भूमि किससे मिलके बना था? देखिए, एक एक स्टोरी याद रखिएगा ना, सारा सारा चीज़ फिर सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। देखिए, गोंडवाना भूमि जो है, गोंडवाना भूमि में किस प्रकार की चट्टानें हैं? मूल रूप से ग्रेनाइट और नीस, है ना। तो गोंडवाना भूमि जो है मुख्य रूप से किससे बनी है? ग्रेनाइट और नीस, है ना। तो ग्रेनाइट और नीस को ऐसे भी मूल या आधारभूत चट्टान कहा जाता है ना। पूरा पृथ्वी लगभग इसी से बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी जब ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो पहला चट्टान बना वो कौन सा है? ग्रेनाइट और नीस, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, आपको पता है कि झारखंड का क्षेत्र का उत्थान हुआ। तो झारखंड का क्षेत्र उत्थान होने के कारण ये क्या हो गया, उससे सॉरी इससे पहले, है ना, इससे पहले आप देखेंगे उत्थान होने से पहले लावा का उद्गार हुआ। किस काल में? क्रिटेशियस काल में, है ना। तो अब दक्कन का पठार का निर्माण किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। और दूसरा जो पीरियड है प्रारंभिक योसीन काल में हुआ। दो काल याद रखना आपको, दोनों में क्वेश्चन पूछा सकता है कि पाट क्षेत्र का उद्गार कब हुआ, क्रिटेशियस काल में या फिर एवं प्रारंभिक योसीन काल में, दो ही काल याद रखना है। जब दक्कन के पठार में लावा का उद्गार हुआ तो उसका विस्तार भी, जब उसका विस्तार झारखंड के पश्चिमी भाग में भी हुआ, है ना। तो ग्रेनाइट के ऊपर क्या हो गया? ग्रेनाइट के ऊपर लावा का विस्तार हो गया। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। पहले ग्रेनाइट से बना था झारखंड, पश्चिमी वाला भाग, फिर उसके ऊपर क्या हो गया? लावा का विस्तार हो गया। अब ये लावा जो विस्तार हुआ, आपको इसमें ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लावा निकला, लेकिन लावा निकला तो लावा निकलने के बाद वो तेज़ी से ठंडा हुआ। जब तेज़ी से ठंडा होता है लावा, तो उसमें क्रिस्टल बनने का मौका नहीं मिलता है। क्रिस्टल मतलब जैसे छोटे छोटे चीनी का दाना होता है, वो उस तरह से ना। जैसे मान लीजिए है लावा में बहुत सारे खनिज होगा, मान लीजिए आयरन है, मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन है। तो अब बताइए, इन दोनों को रिएक्शन या अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। मान लीजिए ये दोनों तेज़ी से अभिक्रिया कर जाते हैं, और तेज़ी से अभिक्रिया करेगा तो दोनों को बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब ये दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। लेकिन जो मान लीजिए समय मिलता है, समय मिलने के बाद क्या अभिक्रिया करेंगे और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स बनेगा तो बड़ा सा, तो वो क्या होगा? वो एक तरफ से क्रिस्टल होगा, है ना। तो जब भी कोई लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे क्रिस्टल का निर्माण होता है, और जहाँ क्रिस्टल होगा उसी से क्या होता है? हमारा खनिज का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारा झारखंड के अधिकतर भाग में जो लावा का झारखंड में अधिकतर भाग में खनिज पाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? झारखंड के अधिकतर क्षेत्र में जो लावा निकला है, लावा निकलने के पश्चात धीरे धीरे ठंडा हुआ है। इसलिए धीरे धीरे ठंडा हुआ है तो जो मान लीजिए दो एलिमेंट्स है ना, उनको अभिक्रिया करने का मौका मिला, और अभिक्रिया करने के बाद वो खनिज का निर्माण किया, क्रिस्टल बनाया, क्रिस्टल से खनिज बनाया। लेकिन जो पाट क्षेत्र वाला रीजन में, पाट क्षेत्र में तेजी से लावा का निर्माण हुआ है, मतलब लावा तेजी से ठंडा हुआ है। और तेजी से ठंडा होने के कारण क्या हो गया? इन्हें मतलब इस वाले क्षेत्र में लावा को क्रिस्टल बनने का मौका नहीं मिला, और इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे खनिज का अभाव है। इसलिए आप देखेंगे कि पाट क्षेत्र में उतना अधिक खनिज नहीं है जिस तरह से आपको पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में मिलता है, या फिर हम लोग कोडरमा वाला बेल्ट में मिलता है, उत्तरी बेल्ट में मिलता है। इस क्षेत्र में खनिज का अभाव है। कुछ कुछ क्षेत्र में है, जैसे बॉक्साइट का है, बगड़ू पहाड़ है लोहरदगा वाला इलाके में, लेकिन उतना नहीं है जितना दक्षिणी वाले क्षेत्र में है, या फिर मध्य वाले क्षेत्र में, या फिर उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है। तो हम लोग को उसमें खनिज में भी नहीं जाना है। खनिज में ये लिंकेज आपको याद रखना है कि हम लोग उसमें पढ़ते समय ये सब काम आएगा। देखिए, यही चीज़ बुक्स में मिसिंग है ना। बुक में कनेक्टिविटी नहीं दिया हुआ है। तो पहला हो गया, पाट क्षेत्र किससे बना था? ग्रेनाइट और नीस। उसके ऊपर लावा का परत चढ़ गया, है ना। और लावा के बाद क्या हो गया? कई सालों बाद क्या हो गया ना, फिर लावा का ये धीरे धीरे पानी से, हवा से इसका अपर्दन होते गया, और उसके बाद क्या बना? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, है ना। चूँकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होता है, प्लस उसके साथ साथ क्या होता है, इसका तापमान भी अधिक होती है। उसके कारण इस क्षेत्र में लीचिंग होती है, निक्षालन होता है। लीचिंग का मतलब होता है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स वो उसी सतह में, मतलब पाट क्षेत्र में ही जमा हो गए, है ना, ऊपर सतह पर रह गए। और जो हल्के तत्व, मतलब भारी तत्व होता है, वो मृदा में समाहित हो गए। और जो हल्के तत्व हैं जैसे पोटास, फास्फोरस, वो पानी में घुलकर बह के चले गए, है ना। इसलिए आप देखेंगे पाट क्षेत्र में भारी तत्वों का बहुत अधिक सांद्रता है। मतलब यहाँ पे आयरन मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, ये सब कुछ ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे पाट क्षेत्र का जो मिट्टी का कलर भी क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि आयरन की मात्रा अधिक अधिक है, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है, ग्रेनाइट,
और लावा और लेटराइट मिट्टी। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन सा, ये तो हो गया, हमने बता दिया इसके भूगर्भीय संरचना कैसे निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसका विस्तार के बारे में। आप इसमें ध्यान से देखिए कि इसका विस्तार कैसे है, किस तरह से आप लोगों को देखना है। देखिए इसका जो इसका विभाजन में आते हैं, इसका हेडिंग दे दीजिएगा, आपको देना होगा तो विभाजन कि पाठ क्षेत्र का विभाजन। तो पाठ क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। अब देखिए जहाँ जहाँ ब्राउन होगा उनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना, ये ब्राउन वाला रीजन को गौर कीजिएगा। देखिए ये जो रीजन दिख रहा है, ये देखिए गुमला लोहरदगा पाठ, इसको मैं पहाड़ की तरह दिखा रहा हूँ, है ना। ये देखिए ये पहाड़ है। और दूसरा जो है आपको दिख रहा होगा स्कारपमेंट पलामू पाठ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे। और एक छत्तीसगढ़ वाला इधर अब जाएंगे तो उसका पार्ट, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। जब तक कि समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा नदी तंत्र कैसा है। देख रहे हैं ये पूरा एक जो ऊंचा सा क्षेत्र है, ये यहाँ पे एक, ये कौन सा है, गुमला, ये वाला कौन सा है, गुमला लोहरदगा पाठ है ना, यहाँ से लेके ये पूरा ऊंचा क्षेत्र है, ये जल विभाजक है। दूसरा है ये पलामू पाठ है ना, ये पलामू पाठ है। और इधर एक ऊंचा क्षेत्र है। इसका मतलब क्या होगा कि नदी जो निकलेगी ऑब्वियस होगी कि जो नदी निकलेगी, नदी यहीं से निकलती है, मतलब यहाँ से इधर जाएगी। तो यहाँ से जो नदी निकलती है उसको नाम उत्तरी कोयल नदी है। यहाँ से जो नदी निकलती है वो बूढ़ा नदी है। इधर से जो नदी निकलती है वो कौन सा है, शंख नदी है। और यहीं पे एक नदी है, नाम है फुलझर, है ना। देखिए आपको सवाल पूछता है इसमें कि पाठ क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी है। तो एक हो गया उत्तरी कोयल, उत्तर की ओर जा रही है, और उत्तरी कोयल में मिल जाती है, उस नदी का नाम क्या है, बूढ़ा नदी, है ना। और इधर से दक्षिण की ओर जो निकलती है उसका नाम है शंख नदी। और ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला भी ऊंचा क्षेत्र है, ये जल विभाजक है ना। ये जितना लाइन में बता रहा हूँ ये सारा क्या है, जल विभाजक है। और ये 3-4 नदी का नाम है। कोई दिक्कत इसमें? इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जल विभाजक है, सारा नदी आपको ऑटोमेटिक याद होगा। 4 ही नदी आपको पाठ क्षेत्र में याद रखना है ना। कौन सा, उत्तरी कोयल नदी, बूढ़ा नदी, फुलझर नदी और शंख नदी। फुलझर नदी ऐसे भी छोटी नदी है, लेकिन इसी को क्वेश्चन सवाल ज़्यादा पूछने की संभावना इसी की ज़्यादा है ना। इसको याद रखिएगा जरूर। अब ये बताइए, ये जो जल विभाजक, इसका नाम दो, इनके बारे में हम लोग आते हैं। ये पहला आता है कौन सा, गुमला लोहरदगा पाठ, है ना। इसका नाम गुमला लोहरदगा पाठ इसलिए पड़ा क्योंकि ये गुमला जिला में और लोहरदगा जिला में विस्तार है। लेकिन इसका नाम पलामू पाठ क्यों पड़ा, ये तो पलामू में है नहीं, इसका विस्तार लातेहार में है, बावजूद भी इसका नाम पलामू पाठ पड़ा, है ना। इसके पीछे कारण ये है कि ये चूँकि लातेहार पहले पलामू का पार्ट था, इसलिए ये पलामू पार्ट तब रखा गया था, तो अभी भी नाम है ही है। तो नाम हालांकि योगी जी रहते तो यहाँ चेंज कर देते, है ना, लेकिन वैसे योगी जी तो है नहीं यहाँ पे, तो नाम चेंज होना चाहिए, इसका लातेहार पार्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गया। अब इसके अंतर्गत आप लोगों का बहुत सारे पार्ट है ना, कि गुमला लोहरदगा में कौन कौन सा पार्ट आता है, पलामू पार्ट में बहुत सारा पार्ट आता है। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बुक में दिया होगा बहुत सारा, है ना। ये हम लोग को मैटर नहीं करता है, ये आप लोग खुद से लिस्ट बना लीजिएगा, लिस्ट में बहुत सारा दिया होगा। जैसे मान लीजिए महुआ पाठ, रुदनी पाठ, मैदान पाठ, लाल मटिया पाठ, दुधिया पाठ, कचकी पाठ, है ना, बहुत सारा दिया होगा। वो सारे चीज़ आप लोग नोट्स में दिया होगा, आप लोग कर लीजिएगा आराम से, बस सफिशिएंट नोट्स है ना। उसमें से कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको नेतरहाट पाठ याद रखना है ना। एक याद रखना है गुलगुल पाठ या जवाहर पाठ याद रखना है, पेशरार पाठ याद रखना है ना, जोड़ा डूमर पाठ याद रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो हमारे जेपीसी का जो इंपॉर्टेंट है उसमें ध्यान रखना है आपको इसमें। अब इन दोनों पार्ट में कंपैरिजन कीजिए, है ना। अब ये एक मान लीजिए कि लोहरदगा, गुमला लोहरदगा पार्ट है, और दूसरा हो गया पलामू पार्ट हो गया। इन दोनों में आपको अंतर दिख करना है कि पूछा जाए, मान लीजिए से इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जंगलों से आच्छादित है ना। अब ध्यान देखेंगे कि जो रांची है, रांची शहर है, शहर के नज़दीक होगा तो इसमें जंगल अधिक होगा, नहीं हो सकता है ना। तो ऑब्वियस होगा कि पलामू पार्ट क्या होगा, अधिक जंगल से घिरा होगा। लॉजिकल चीज़ है ना, बहुत ही लॉजिकल, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है ना, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा। जंगल से क्या है, पलामू पाट अधिक घिरा हुआ, क्योंकि अंदरूनी इलाके में है, इसलिए जंगल से अधिक घिरा होगा, है ना। और ये क्षेत्र में मान लीजिए पूछा जाए कि भौतिक उच्चावचों में
भौतिक उच्चावचों में विविधता सबसे अधिक कहाँ पे है, इसमें है या इस वाले इलाके में इसमें होगा, है ना। तो आप तब भी देखेंगे आप कि इसमें भौतिक उच्चावचों की विविधता भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ऊंचा गड्ढा है, नीचा है, इस अलग। उच्चावच मतलब होता है उच्च प्लस अवच, मतलब गड्ढा उड्ढा जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ऊंचा या नीचा। तो सबसे अधिक ऊंचा नीचा वाला क्षेत्र कहाँ पे आपको मिलेगा, पलामू पाट में मिलेगा। अब ऑब्वियस है ऊंचा नीचा होगा तो इस क्षेत्र में रेलवे का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रेलवे बनाने के लिए आपको समतल, लगभग समतल समतल जमीन चाहिए, नहीं उसमें फिर, नहीं तो फिर उसका निर्माण लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले क्षेत्र में क्या होगा ना, रेलवे का विकास हो सकता है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस ये क्षेत्र क्या है ना, मतलब बहुत ही कटा छटा है। कटा छटा करने का मतलब क्या, उबड़ खाबड़ है। तो अब उबड़ खाबड़ कारण क्या है, क्योंकि नदी बह रही, नदी बहने का, नदी कटाव करती, कटाव का कारण क्या है, उबड़ खाबड़ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ना तो रेलवे का विकास हो पाएगा, ना फिर रोडवेज का उतना अधिक विकास नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे इस वाले रीजन में जब इतने सारा चीज़, घना जंगल है, अपर्दित छत्ता है ना, उच्चावच में विविधता है, तो यहाँ पे भी लोगों को रहने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आबादी भी इस वाले इलाके में बहुत कम है, इसलिए लोग घूमने के लिए सिर्फ इस वाले इलाके में जाते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके तुलना में इस वाले इलाके में बहुत ये जंगल कम घना है ना, इसलिए यहाँ पे मानव आबादी अधिक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले इलाके में। और रेलवे का विकास भी अधिक है, सड़कों का विकास भी अधिक है। इस क्षेत्र में आप देखेंगे बगड़ू पहाड़ है ना, बगड़ू पहाड़ लोहरदगा में है ना, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध ये खान है ना, ये बगड़ू पहाड़ है। इसमें खनन कार्य भी होता है, इसलिए अधिक ये सूटेबल है इसकी तुलना में, पलामू पाट की तुलना में। देखिए कंपैरेटिव पड़ी है ना इन दोनों का, ये क्या है अलग से, ये दोनों क्या है अलग से, है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने पढ़ लिया कौन सा अभी, कि पलामू पाट लातेहार लोहरदगा पाट के बारे में हमने चर्चा कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ कुछ पुछल्ला छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जाते हैं, जो हम लोग इसमें आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 12वें का मैदान, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये अब देखिए मैदान, इसको मैदान पठार में भी मैदान हो सकता है ना। बहुत सारे लोग तो लगता है कि पठार है तो पठार मैदान नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है। अब देखिए ये जहाँ जहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर का है ना, और चारों तरफ घिरा हुआ। लेकिन बीच वाला जो आप देख रहे हैं, ये बीच वाला, तो ये बीच वाला रीजन क्या देख रहे हैं, गड्ढा दिख रहा है ना। तो ये बीच वाला रीजन गड्ढा दिख रहा है, ये मैदान टाइप का है कि नहीं, ये लगभग प्लेन है। ये इसी को बोला जाता है 12वें का मैदान है। क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार जेपीएससी के माध्यम से, कि 12वें का मैदान किस प्रकार की आकृति है उसका, तस्तरी नुमा आकृति है ना। तस्तरी नुमा आकृति मतलब देखिए चारों तरफ कटोरा, ये देखिए बीच में गड्ढा है और चारों तरफ ऊंचा ऊंचा है, ये तस्तरी नुमा है, ठीक है। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे निचली घाघरी जलप्रपात है, ऊपरी निचली घाघरी जलप्रपात है, ऊपरी घाघरी जलप्रपात है, ये सारा इसी में है। लोध जलप्रपात है इसी के बगल में है। नेतरहाट वाला रीजन हमारा यहीं से है। बूढ़ा नदी यहीं से निकलती है ना। आपको ये सारा चीज़ आपको मैप में मिल जाएगा, है ना। और आपके पास जो मैप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसका फिजिकल मैप भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, है ना, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये मैप भी मेरा ही पब्लिश किया हुआ है ना, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। और देखिए ना यहाँ पे ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है, कुटकुआ आंदोलन आप जानते होंगे ना, तो ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारा मैप के माध्यम से आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे सदनी जलप्रपात भी दिया हुआ है, तो ये सारा चीज़ सब पार्ट रीजन का भाग है। तो हमने लगभग इसमें सारा चीज़ बता दिया है। बस में कुछ कुछ और देख लीजिए, इसमें मान लीजिए कुछ कुछ और नदी है, जैसे औरंगा नदी है, हालांकि इस वाले इलाके में बहती है, घाघरा नदी, शंख नदी, सारा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और छूट गया इसमें, जो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, खनिज के बारे में, है ना, कि पाट क्षेत्र में कौन कौन से खनिज पाया जाता है। पाट क्षेत्र खनिज उतना अधिक नहीं पाया जाता जितना दक्षिणी भाग में पाया जाता है झारखंड का। तो आप फिर भी देखेंगे कि इसमें एक तो है बॉक्साइट पाया जाता है ना, एल्यूमिना, है ना। और दूसरा चीज़ भी है इसमें, इस रीजन में आपको मिलेगा, उसका नाम है लिग्नाइट पाया जाता है थोड़े बहुत, है ना। और तीसरा चीज़ है इस क्षेत्र में आपको बोला जाता है चाइना क्ले। क्या नाम है, चाइना क्ले। ये तीन आपको याद रखना है, बॉक्साइट, लिग्नाइट, चाइना क्ले, ये तीन प्रमुख खनिज है। बाकी इसमें विशेष कोई खनिज नहीं, ना तो इस क्षेत्र में कोई कोयला के खान है, ना ही लौह अयस्क इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मूल रूप से आपको इसमें जो मैंने बताया